आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे समावयवता। अगर समावयवता को इंग्लिश में देखें तो हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम, वैसे ही हिंदी में अगर देखें तो समावयवता कह रहा है यानी समान, अवयव यानी पार्ट। तो समावयवता के बारे में अगर हम लोग समझें तो कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी है कि उसमें कंपोजिशन तो सेम है लेकिन देखने में वो चीज़ें अलग हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक से अधिक होना चाहिए कोई यौगिक और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और सूत्र हो वो एक ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक ही तरह होने चाहिए, बस अणुओं का स्थिति में भिन्नता के कारण उसमें अलग अलग गुणधर्म हो जाएं। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं, आइसोमर। और इस परिघटना को समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखिए, नीचे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की समावयवता को इस तालिका में दर्शाया गया है। तो नीचे टेबल बनाई गई है। इस टेबल में जितने भी प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, समावयवता होती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखिए, समावयवता लिखा गया है यानी आइसोमेरिज्म। अब टेबल बनाई गई है तो इसमें पहला है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। यानी कहने का मतलब ये है कि आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि उसमें संरचना में बदलाव होगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है त्रिविम समावयवता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अणुओं की स्थिति है, ओरिएंटेशन, उसमें चेंज होगा। तो ये दो प्रकार की हमारी बेसिक तौर पर आइसोमेरिज्म या समावयवता हो गई। अब देखिए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको कितने पार्ट में बांटा गया है। तो चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, यानी चेन जो श्रृंखला होगी उसमें कहीं परिवर्तन होगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी किसी अणु या परमाणु की स्थिति में परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति या पोजीशन बदल जाएगी। या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर मेटामेरिज्म यानी कहने का मतलब है कि जो उसमें अणु होंगे वो लगातार अपनी स्थिति बदलते रहेंगे। तो इस आधार पर जो है हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, संरचनात्मक समावयवता को चार भागों में बांटा। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला अलग अलग हो जाएंगी। या स्थिति समावयवता, उसमें अणु या परमाणु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। या क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसमें परिवर्तन होगा। या फिर मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें अणु या परमाणु की स्थिति लगातार बदलती रहती है, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्यामितीय समावयवता यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
जियोमेट्री में यानी जो ट्रायंगल या स्क्वायर या पेंटा साइकिल में मतलब 5 परमाणु होंगे या 6 हो जाएंगे, इस तरह से परिवर्तन होगा, यानी ज्यामिति यानी उसके जियोमेट्री में चेंज होगा। और प्रकाशीय समवयवता, प्रकाशीय समवयवता का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे प्रकाश विज्ञान को या प्रकाशिकी बोला जाता है और उसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसी प्रकार प्रकाश समवयवता को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग इसमें अंतर समझेंगे और बारीकी से इसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन में बातें अलग अलग हो जाएंगी, तो इन बारीकियों को हम लोग समझेंगे और समझ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गलती से यहाँ बन गया है संरचनात्मक समवयवता। जब पढ़ेंगे तो इसी में आगे एग्जाम्पल आएंगे समझाने के लिए, तो उसमें आगे होना चाहिए था, लेकिन ये गलती से यहाँ बन गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समवयवता। तो देखिए, कह रहा है कि यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना अर्थात परमाणुओं का अणु के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम भिन्न होती है, उन्हें संरचनात्मक समवयवियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो संरचनात्मक समवयवता है इसमें संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो जो हमारी श्रृंखला होगी उसके अंदर जो परमाणु या अणु होंगे, तो उन अणु के अंदर जो परमाणु बंधे हुए हैं उन परमाणुओं के क्रम में भिन्नता हो जाएगी, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर संरचनात्मक समवयवता है। तो संरचनात्मक समवयवता में देखिए, यहाँ से अंडर का लाइन कर लीजिए। तो ये चीज हो गई हमारी। अब कह रहा है विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समवयवों का उदाहरण सहित वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब नीचे हम लोग जो कंपोनेंट दिए गए हैं, जो आइसोमर बनाए गए हैं नीचे, और जितने टाइप में बांटा गया है संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, वो नीचे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे सबसे पहले आ गई हमारी श्रृंखला समवयवता। तो ये श्रृंखला समवयवता मतलब चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि परमाणुओं का अणु के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम भिन्न होती है, उन्हें संरचनात्मक समवयवियों में वर्गीकृत किया जाता है। तब चूंकि श्रृंखला समवयवता आ गई, तो जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में जितने हमारे अणु हैं उनमें परमाणुओं का क्रम चेंज होगा। तो देखें, यहाँ पर कह रहा है कि समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बन ढांचे वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक श्रृंखला समवयव बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला हमें यही पॉइंट लिखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र समान होना चाहिए, लेकिन कार्बन का ढांचा भिन्न होगा। तो वो जितने भी ढांचे होंगे सब हमारे श्रृंखला समवयवता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हिस्सा होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि C5H12 के निम्नलिखित 3 श्रृंखला समवयव हैं। तो C5H12 जैसे 3 चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, तो इन तीनों चीज़ों में हम ये पाएंगे कि सब में C5H12 यानी कार्बन के 5 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु होंगे। सब में गिनती करेंगे, देखिए कार्बन गिने तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन गिने तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 यहाँ लिखा है, 3 3 6 3 9 2 11 1 12 हाइड्रोजन। इसी प्रकार इसमें देखिए
3 3 3 3 3 चौको 12 हाइड्रोजन और 1 2 3 4 और एक ये बीच में 5 कार्बन। तो C5H12 सब में है, बस संरचना अलग अलग है। इसमें देखिए सीधी चेन है तो पेंटेन हो गया, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगाते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटेन कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन को छोड़ करके अगर मेथिल ग्रुप लगा हो तो इसको हम ये मतलब कार्बन में 2 ये शाखाएं हों तो इसको हम इस स्थिति को आइसो कहते हैं। तो यहाँ पर 5 कार्बन है और एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन में मेथिल ग्रुप लगा है तो इसलिए आइसो पेंटेन हो जाएगा। अगर वैसे लिखें IUPAC नाम तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ये 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप, वैसे ये पेरेंट चेन होगी, जनक श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन की, और दूसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल ब्यूटेन होगा ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम नॉर्मल, आइसो और ये नियो, इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर 3 मेथिल ग्रुप हो जाएंगे तो इस स्थिति को नियो कहते हैं। तो 5 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एक ही कार्बन पर 3 मेथिल ग्रुप है, इसको और लंबा कर सकते हैं तो इसे नियो पेंटेन बोलेंगे, क्योंकि पूरे तो 5 हैं लेकिन नियो टाइप स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझेंगे हम लोग, जो ये स्थिति है हमारी मेथिल ग्रुप वाली, तो ये नॉर्मल चेन है तो पेंटेन लिखा है। 2 मेथिल ग्रुप हैं तो आइसो, और 3 मेथिल ग्रुप हैं तो नियो बोला गया। तो ये नाम क्या बोला जा रहा है इसको समझना है, और इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कोई नई बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको हमें समझ के काम करना है। अब देखिए तो ये श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म हमने समझा और उसके एग्जाम्पल भी समझे। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा स्थिति समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर पोजीशन केवल बदलेगी, चेन वही रहेगी, पोजीशन बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि समावयव में भिन्नता प्रतिस्थापी समूह या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होती है तो उन्हें स्थित समावयवता तथा इस परिघटना को स्थित समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्थित समावयव यानी पोजीशन आइसोमर। तो फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है यदि समावयवों में भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होती है। तो प्रतिस्थापी समूह या परमाणु जो चेन में है उसकी स्थिति अगर अलग हो जाती है तो फिर हम उसे स्थित समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसे स्थित समावयव कहेंगे जो होंगे पोजीशन आइसोमर, और इस परिघटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थित समावयवता। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा है C3H8O का। तो अणुसूत्र से निम्नलिखित 2 स्थित समावयव एल्कोहल संभव है। तो सबसे पहले किसे हम स्थित समावयवी कहेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल चेन है CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ पर OH पहले कार्बन पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए वही स्थित है CH3 CH CH3, वैसे ही नॉर्मल चेन है। यहाँ पर हमारा OH दूसरे कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि पहले कार्बन पर OH है और अगर बाद में OH के लिए लिखना होता है कुछ एल्कोहल के लिए तो ऑल लिखते हैं। तो यहाँ पर चूँकि
3 कार्बन की श्रृंखला है और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन लिखेंगे। 3 के लिए प्रो शब्द यूज करते हैं, तो प्रोपेन, और 1 पोजीशन पर OH ग्रुप है इसलिए 1 ऑल लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर OH लगा है तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप होंगे हमारे वही बदल जाएंगे और अणुसूत्र समान रहेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है कि अणुसूत्र समान ही रहेंगे, सबसे पहले हमें यही लिखना है। तो देखिए लिखा है कि यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, हर जगह अणुसूत्र समान रहेंगे, अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, सब जगह अणुसूत्र समान पहले ही लिखना है डिफिनीशन में। तो अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समावयवियों को क्रियात्मक समूह समावयव कहते हैं, और इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोले। तो इस प्रकार से हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है इसके बारे में जान पाए। अब देखिए कह रहा है उदाहरण के लिए C3H6O अणुसूत्र निम्नलिखित एल्डिहाइड तथा कीटोन प्रदर्शित करता है। तो उदाहरण के लिए C3H6O अणुसूत्र निम्नलिखित एल्डिहाइड तथा कीटोन प्रदर्शित करता है। तो अब ये जो है हमारे पास C3H6O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इनके जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कीटोन है, तो कीटोन के लिए ओन शब्द यूज करते हैं, तो प्रोपेनोन हो गया क्योंकि 3 कार्बन है। यहाँ पर देखिए CHO ग्रुप है यानी एल्डिहाइड है और 3 कार्बन है, तो प्रोपेनल लिखेंगे। एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज करते हैं और कीटोन के लिए ओन, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बना करके दिखाया। तो इस प्रकार से क्रियात्मक समूह समावयवता के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे आ जाता है मध्यावयवता। तो मध्यावयवता के बारे में देखिए पढ़ें, तो कह रहा है क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है कि एल्किल समूह भिन्न हो जाते हैं। अभी तक क्या था कि एल्किल समूह तो एक ही तरह के होते थे, कभी फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता था, कभी उसकी पोजीशन अलग हो जाती थी, कभी श्रृंखला कई टाइप की हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा, मध्य में जो आएगा, देखिए ये ओ मध्य में आ रहा है, ध्यान दीजिए, इसलिए मध्यावता बोलते हैं। वो देखिए हमने जो बोला था कि अणुओं की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो टाटोमेरिज्म थी, गलती से बोल दिया। तो मध्यावता का मतलब ये है, मध्यावयवता का मतलब कि मध्य में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एक तरीके से वो सेम रहेगा, बाकी चेन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अंडरलाइन करिए कि क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और जो एल्किल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C4H10O, इसके मध्यावयवी यानी मेटामेरिज्म की बात करें तो मेटामर कौन कौन से होंगे, तो एक तो हो जाएगा CH3O C3H7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तब भी 4 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, तो ये ईथर है एक तरह से। तो ईथर को अगर पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स में तो एथॉक्स ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं।
तो चूंकि ये छोटा ग्रुप है तो नज़दीक होना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसलिए हम इसको चेन मानेंगे, इसलिए एथॉक्सी इथेन लिखा गया है। एथॉक्सी इथेन हमारा ये वाला होगा, ये एथॉक्सी इथेन इसका नाम होगा। इसका नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि ये मेथॉक्सी ग्रुप होगा और ये 3 कार्बन की श्रृंखला है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपेन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखें, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर तो पोजीशन बदल रही है, पोजीशन भाई यहाँ पर CH3 फिर OCH3H7 है, यहाँ पर C2H5 OC2H5 है, तो आप ये ईथर ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही तो बदल रही है। तो ध्यान दीजिए, जब मध्य में होगा तभी मध्यावता कहेंगे, नहीं तो फिर हम उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्रियात्मक समूह समावयवता, और इसके बाद यहाँ पर देखिए स्थित समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल ग्रुप की पोजीशन किनारे भी हो सकती है, लेकिन ईथर जो है वो किनारे नहीं हो सकता। ईथर किनारे नहीं हो सकता है, इसलिए मध्यावता यानी मेटामेरिज्म के अंतर्गत इसको हम लोग समझेंगे। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म में कैसे अंतर करेंगे, इस बात को हमें समझना है। अब देखें आगे आ जाता है हमारा त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको बोलते थे। तो त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशन हम लोग देखते हैं। तो 3 डायमेंशन कब बनेगा, जब खाली स्थान होगा। जैसे एक कागज है, पेपर है, तो उसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है कागज के पन्ने में, न गहराई है। तो ये द्विविमीय है। अब त्रिविमीय कैसे बनाया जाए, ऊंचाई भी हो, जैसे माचिस है, माचिस की डिब्बी में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, गहराई भी है। तो ये 3 डायमेंशनल है। तो जो खाली जगह है यहीं पर अणुओं को हम 3 डायमेंशनल स्थिति में रख सकते हैं, इसीलिए इसे त्रिविमीय समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है त्रिविम समावयवता वे यौगिक समावयव वे यौगिक हैं जिनमें संरचना एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान होता है, परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविम स्थितियां भिन्न होती। तो देखिए यहाँ पर संरचना भी समान होगी, जो परमाणुओं का आबंधन का क्रम है वो भी समान होगा। केवल अगर हम उसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो 3 डायमेंशनल में पोजीशन है परमाणुओं की, अणुओं की या समूहों की, उनमें भिन्नता होगी। तो उनके अणुओं में परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविम स्थितियां भिन्न होती है। जैसे हो सकता है कि एक में पूरब में जो अणु हो दूसरे में पश्चिम में हो जाए, तो वो देखने में तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन हम पूरब से देखेंगे तब समझ पाएंगे कि एक में पूरब में वो अणु है तो दूसरे में पश्चिम में है, लेकिन वो रहेगा एकदम एक ही तरह से, बिल्कुल सेम। जैसे हम लोग शीशे पे अपना चेहरा देखते हैं तो हम खड़े होते हैं शीशे की तरफ चेहरा करके, लेकिन जो शीशे के में हमारा चित्र बनता है वो हमारी तरफ चेहरा करके खड़ा होता है। तो हकीकत में केवल चेहरे की दिशा बदली, बाकी सब कुछ वही है। तो वही स्थिति यहाँ भी होती है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसे त्रिविम समावयवी बोलते हैं, और इस समावयवता को स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब देखिए इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है, ज्यामितीय एवं प्रकाशीय समावयवता, यानी कहने का मतलब जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो अब ये जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग इस त्रिविम समावयवता के अंदर अध्ययन करेंगे।
अब देखिए अगली हेडिंग आ जाती है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं। तो देखिए जो हमारा त्रिविम समावयवी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको दो पार्ट में बांटा गया था, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तब देखिए इनकी व्याख्या आगे नहीं दी गई है, पहले जो एनसीईआरटी की किताब थी उसमें दी गई थी, तो अब ये चीज़ कोर्स से हमारे हटा दी गई है। तो अब हमारी अगली हेडिंग आ जाती है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगी, कार्बनिक अभिक्रियाएं होंगी, तो वो रिएक्शन कैसे लिखी जा रही हैं, तो उसके बारे में अब हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और इसको हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।